हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने लगे हैं एक ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में जो अक्सर लोगों को समझ नहीं आता, यानी पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बेसिकली पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर उन लोगों में पाया जाता है जो हर किसी पे शक करते हों, जिनके जहन में हमेशा ये ख्याल रहता है कि लोग उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या लोग उनके ख़िलाफ़ साजिश करें, किसी किस्म की कंस्पायरेसी में इन्वॉल्व्ड हैं। अगर लोग उनसे थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट कर लें तो उनको लगता है कि लोग उनके ख़िलाफ़ हैं या पहले से ये ख़िलाफ़ थे, पहले से ये ऐसा चाहते थे। तो ये ऐसा क्लेम करते हैं कि लोग इनके ख़िलाफ़ हैं या लोग उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इवन व्हेन देयर इज़ नो क्लियर रीज़न। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी पीपीडी एक क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्लासिफाइड है। इसका जो बेसिक फ़ीचर है वो है डीप मिसट्रस्ट और सस्पिशन टू अदर्स, बिना किसी वैलिड रीज़न के। यानी एक ऐसी गहरी मिसट्रस्ट और शक की सोच जिसमें इंसान दूसरों को और उनके इंटेंशंस को हमेशा बुरा या नुकसान पहुंचाने वाला समझता है। और ये जो पैटर्न है यूजुअली अर्ली अडल्टहुड में शुरू हो जाता है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ सिचुएशंस में यानी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में नज़र आता है। अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की अकॉर्डिंग टू DSM-5TR, तो DSM कहता है यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5 टेक्स्ट रिवीजन कहता है कि इन सारे सिम्टम्स में से कम 4 या मोर देन 4 सिम्टम्स मौजूद होना ज़रूरी है। पहला है सस्पेक्ट विदाउट सफिशिएंट बेसिस दैट अदर्स आर एक्सप्लॉइटिंग, हार्मिंग एंड डिसीविंग हिम और हर। यानी अगर एक इंडिविजुअल क्लेम करे कि लोग उसके ख़िलाफ़ हैं, लोग उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें, लोग उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें और इसके पीछे कोई वैलिड उसके पास कोई एविडेंस ना हो, कोई बेसिस ना हो। जैसे इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर एक इंसान है वो ऑफिस में काम करता है और वो उसको लगता है कि हमेशा जो उसके कोलीग्स हैं हमेशा उसके पीछे बुराई करते रहते हैं, उसके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की साजिश करते रहते हैं, जबकि उसके पास किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं है। तो ये क्राइटेरिया में फर्स्ट सिम्टम है। सेकंड है इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद अनजस्टिफाइड डाउट्स अबाउट द लॉयल्टी एंड वर्दीनेस ऑफ द फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स। यानी ऐसे इंडिविजुअल्स हमेशा एक किस्म के अनजस्टिफाइड डाउट में फंसे रहते हैं कि जो उनके दोस्त हैं या जो उनके रिश्तेदार हैं वो लॉयल नहीं है इनके साथ, या लॉयल्टी और वर्दीनेस के काबिल नहीं है, या इनके बारे में इनको हमेशा शक रहता है कि या तो ये लॉयल नहीं है या वर्दी नहीं है। ठीक है। अच्छा, थर्ड है इज़ रिलेक्टेंट टू कन्फाइन इन अदर्स बिकॉज ऑफ अनवारंटेड फेयर दैट द इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड मैलिशियसली अगेंस्ट हिम और हर। यानी ऐसे इंडिविजुअल्स अपनी जो पर्सनल बातें हैं, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वो दूसरों के साथ शेयर करते हुए बहुत ज़्यादा घबराते हैं। उनको हमेशा ये डर रहता है कि उनकी जो कही हुई बातें हैं वो किसी तरह उनके ख़िलाफ़ या उनके किसी किस्म के झगड़े के बाद उनके अगेंस्ट यूज़ होंगी। तो इस डर से वो किसी को अपनी ना पर्सनल बातें बताते हैं, ना पर्सनल प्रॉब्लम्स कभी शेयर करते हैं। अच्छा, फोर्थ है रीड्स हिडन डीमीनिंग एंड थ्रेटनिंग मीनिंग्स इनटू बिनाइन रिमार्क्स एंड इवेंट्स। यानी एक ऐसा इंडिविजुअल जो सिंपल कमेंट्स में, किसी किस्म की सिंपल बातों में भी हिडन इंसल्ट या थ्रेट्स ढूंढना स्टार्ट कर दे कि इसने मुझे ऐसा कहा था तो इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब ये था। जैसे अगर कोई किसी इंसान को कह दे कि कैजुअली ऐसे ही कहे कि तुम आज बहुत ज़्यादा चुप चुप लग रहे हो, तो अगला इंसान समझना शुरू कर दे कि वो सोचता है कि मैं बहुत बोरिंग हूँ, वो मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें देखें वो कमेंट बहुत ज़्यादा सिंपल था, लेकिन अगले इंसान ने उसको जो परसीव किया वो बहुत डिफरेंटली परसीव किया और उसको एज अ हिडन इंसल्ट या थ्रेट समझना स्टार्ट कर दिया। फिफ्थ है परसिस्टेंटली बियर्स ग्रजेस, इज़ अनफॉरगिविंग ऑफ इंसल्ट्स, इंजरीज एंड स्लाइड्स। अच्छा, ऐसा इंसान छोटी छोटी बातों को बुरा मान के और अपने अंदर किसी किस्म का कोई ग्रज पाल लेता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बड़ा करना स्टार्ट कर देता है और ना माफ़ियाँ कबूल करता है ना माफ़ी मांगता है। जैसे अगर एक इंडिविजुअल का एक फ्रेंड है और वो किसी सिचुएशन में उस पर गुस्सा कर दे या किसी किस्म की बुरी सिचुएशन चल रही हो, उनके साथ बुरे टर्म्स चल रहे हो, तब कुछ कर दिया हो, तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, उसने माफ़ी भी मांग ली हो, लेकिन अगला इंडिविजुअल उसको ना एक्सेप्ट करता है, ना सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, वो हमेशा उसको ग्रज बना के रखता है। अच्छा, नेक्स्ट है perceives attacks on his or her character or reputation that are not apparent to others and is quick to react angrily and counter attack।
अच्छा, ऐसे इंडिविजुअल्स बिना किसी वजह के समझते हैं कि लोग उनके करैक्टर या रेपुटेशन पे अटैक कर रहे हैं, और वो सोचते भी नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं, फ़ौरन से गुस्से में आ जाते हैं, रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब उनको लगता है किसी किस्म का अटैक हो रहा है, जब भी उनकी परसेप्शन कहती है कि अगला इंसान अटैक करने की कोशिश कर रहा है, वो बिना कुछ सोचे समझे काउंटर अटैक कर देते हैं। जैसे अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल ऑफिस में मीटिंग में बैठा हुआ है, ठीक है, और बॉस ने किसी किस्म का कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे दिया, तो अगला जो मेंबर है, वो अगला जो इंडिविजुअल है, वो उसको समझने के बजाय, उसको सोचने के बजाय वो समझे कि बॉस जो है वो मुझ पर पर्सनल अटैक करने की कोशिश कर रहा है, और वो वहाँ पे सबके सामने लड़ना स्टार्ट कर दे। अच्छा, नेक्स्ट हैज़ रिकरेंट सस्पिशंस विदाउट जस्टिफिकेशन रिगार्डिंग फर्टिलिटी ऑफ स्पाउस और सेक्सुअल पार्टनर। यानी ऐसे इंडिविजुअल्स बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी बेसिक रीज़न के अपने स्पाउस या पार्टनर पे जो है वो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं बेवफाई का। वो समझते हैं कि वो कभी भी लॉयल नहीं है, उसने ऐसा किया इसका मतलब है वो उसकी चीटिंग करने की इंटेंशन थी। जैसे एक इंडिविजुअल है और वो अपने हस्बैंड का फ़ोन रोज़ाना चेक करती हैं कि कुछ ना कुछ निकल आएगा, कुछ ना कुछ निकल आएगा। और अगर उनका पार्टनर किसी दिन कोई किसी किस्म की मीटिंग में हो या कोई किसी किस्म का कोई रीज़न हो लेट होने का, वो बिना पूछे रीज़न और कहना स्टार्ट कर दें कि तुमने चीटिंग की है, तुम इसलिए लेट आए हो, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर मैं आपकी आसानी के लिए इन सारे सिम्टम्स को थोड़ा सा कंक्लूड करूँ, तो DSM के अकॉर्डिंग ये 7 सिम्टम्स हैं, और इनमें से 4 और मोर देन 4 होना ज़रूरी है फॉर PPD यानी पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो इनमें फर्स्ट नंबर पे आ जाती है अनरीजनेबल सस्पिशन, यानी बिना वजह के लगता है कि दूसरे लोग उन्हें डिसीव कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं या हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड है डाउट्स अबाउट फ्रेंड्स लॉयलिटी या रिलेटिव्स जो लॉयलिटी है। इवन क्लोज़ फ्रेंड्स पे भी इनको भरोसा नहीं होता, क्लोज़ रिलेटिव्स पे इनको भरोसा नहीं होता, इनको लगता है कि वो हमारे साथ लॉयल नहीं है या वर्दी नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाता है कि किसी को भी अपनी पर्सनल बातें बताते हुए ये लोग घबराते हैं। इनको लगता है कि इनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल बातें हैं, वो कोई इनके ख़िलाफ़ यूज़ करेगा, उनका मिसयूज़ होगा, तो ये हमेशा अपनी पर्सनल बातें बताते हुए बहुत ज़्यादा घबराते हैं। इसके अलावा हिडन मीनिंग्स ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि हार्मलेस कमेंट्स को भी वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके या तो इंसल्ट समझना शुरू कर देते हैं या पर्सनल अटैक समझना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ये लोग ग्रजेस रखते हैं कि कभी माफ़ नहीं करते, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा के रखते हैं और उनकी बेस पे उस प्रॉब्लम को बढ़ाते रहते हैं जो है भी नहीं, ठीक है। और हर बात को ये अपनी इंसल्ट समझते हैं और एग्रेसिवली रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं या काउंटर अटैक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ को अटैक समझते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक किस्म की जेलसी और सस्पिशन पाया जाता है, बिना सबूत के अपने पार्टनर को जो है वो अक्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं कि इसने मेरे साथ चीटिंग करने की कोशिश की है, ये मेरे साथ लॉयल नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की, तो इसमें ये होगा कि ये डिसऑर्डर तभी होता है जब ये सिम्टम्स या तो किसी मेजर इलनेस या स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर या साइकोसिस का पार्ट ना हो। ऑल्सो ये सारी सिम्टम्स किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी नहीं होनी चाहिए, जैसे ब्रेन इंजरी या किसी किस्म का कोई भी मेडिकल मसला है उसकी वजह से भी नहीं होनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटियोलॉजी की, यानी कॉजेज़ ऑफ पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अच्छा, एटियोलॉजी पढ़ने से पहले आपने एक बात याद रखनी है कि जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं और हम उनको कंसिडर कर सकते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ कि रिसर्चेस के बेसिस पे कुछ ऐसे कंट्रीब्यूटर्स हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं डिसऑर्डर। तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा जेनेटिक कॉजेस, यानी पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर अक्सर उन लोगों में देखा गया है जिनके रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स में से किसी को स्किज़ोफ्रेनिया या अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती हैं। सेकंड आ जाता है अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। चाइल्डहुड में अगर कोई ट्रॉमा हुआ हो, अब्यूज़, निगलेक्ट, बिट्रेयल या इनकंसिस्टेंट केयर, तो इंसान सीख जाता है कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा आ जाते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं जहाँ मिसट्रस्ट कॉमन हो, जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स या अनसेफ होम, और जो पैरानॉइड सोच डेवलप होती है इसकी वजह से भी हो सकती है। अगर हम बात करें प्रेवलेंस की, यानी PPD कितना कॉमन है, तो दुनिया भर में इस डिसऑर्डर की एस्टिमेटेड प्रेवलेंस है 1.2 से लेकर 4.4% तक ऑफ अ जनरल पॉपुलेशन। ये डिसऑर्डर ज़्यादातर मेल्स में डायग्नोस्ड होता है और इंटरेस्टिंगली
पीपीटी वाले लोग अक्सर थेरेपी सीख नहीं करते क्योंकि इनके अंदर मिसट्रस्ट होता है, सस्पिशन होते हैं, तो ये अपने थेरेपिस्ट पे भी कभी ट्रस्ट नहीं कर पाते। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, यानी उन डिसऑर्डर्स की जिनसे पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। तो पहले नंबर पे आ जाता है स्किज़ोफ्रेनिया, स्पेशली द पैरानॉइड टाइप। तो स्किज़ोफ्रेनिया में भी इंटेंस पैरानोइया और सस्पिशन होती हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया में हेलुसिनेशंस और डिल्यूशंस भी प्रेजेंट होती हैं। हेलुसिनेशंस वो होती हैं जब एक इंसान जो है वो चीज़ों को देखता सुनता है जबकि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, और डिल्यूजन्स उसको कहते हैं जब एक इंसान के जो फर्म बिलीव्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फॉल्स बिलीव्स होते हैं, उनको कहते हैं डिल्यूजन्स। तो स्किज़ोफ्रेनिया में पैरानोया और सस्पिशन के साथ जो है हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स दोनों का कोई काम नहीं है। जहाँ पैरानॉइड पर्सनैलिटी के जो क्लाइंट्स होते हैं वो शक करते हैं लोग उनके ख़िलाफ़ हैं, लोग उनके अगेंस्ट कोई साजिश कर रहे हैं, वहीं पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के जो क्लाइंट्स होते हैं वो सुनते हैं कि लोग उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं या उनकी वॉइसेस सुनाई देती हैं, उनको लोग दिखाई देते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कुछ कर रहे हैं। हालांकि जो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसमें हेलुसिनेशंस नहीं है, तो उनको दिखता कुछ भी नहीं है, उनको बस शक होता है, यानी डाउट होता है। सेकेंड नंबर पर आ जाता है डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स। तो डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स में भी शक और मिसट्रस्ट एक्सट्रीम होता है, मगर वो स्पेसिफिक और फिक्स्ड फॉल्स बिलीव्स पे बेस्ड होता है, जैसे कोई कंस्पायरेसी थ्योरी। अब डिल्यूजनल डिसऑर्डर में क्लाइंट यकीन से कहता है कि सीक्रेट एजेंसीज उसके पीछे पड़ी हैं या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, और वो किसी भी एविडेंस के बगैर अपने बिलीव्स को चेंज नहीं करता। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में सस्पिशन परवेसिव होती हैं, लेकिन वो कभी भी फिक्स्ड डिल्यूजन्स तक नहीं पहुंचती हैं। अच्छा, थर्ड नंबर पे आ जाता है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी मिसट्रस्ट और फेयर ऑफ अबॉन्डमेंट होता है, लेकिन वहाँ इमोशनल इंस्टेबिलिटी और इम्पल्सिव बिहेवियर्स प्रोमिनेंट नहीं होते। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के जो क्लाइंट्स होते हैं वो किसी भी छोटी बात पर इमोशनली ब्रेक डाउन कर लेते हैं, कि रश डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं, कि जैसे इम्पल्सिवली रिलेशनशिप्स को ब्रेक कर देना या रिलेशनशिप्स को बना देना। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी आप लोगों को बताया था कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि लोग एजेस पे होते हैं, कि कभी उनको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, कभी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में नहीं होती, तो वो इम्पल्सिव जो डिसीजंस है वो नहीं लेते, जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग लेते हैं, कि इम्पल्सिवली कोई भी रिलेशनशिप ब्रेक कर देना या रिलेशनशिप बना लेना, क्योंकि ज़ाहिर है उनको प्यार या तो आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा। तो उसके अलावा जो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में शक है वो डोमिनेंट होता है, लेकिन इमोशनल इंस्टेबिलिटी इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, NPD। नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी लोगों की जो इंटेंशंस हैं उन पर लोग शक करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अपनी इज़्ज़त और सुपीरियरिटी के सेंस से रिलेटेड होती हैं, कि लोग मेरी इज़्ज़त करें, लोग मुझे डोमिनेंट होने दें हर सिचुएशन में, लोग मेरी सुने, लोग मेरे बारे में बात करें। तो ये जो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये वाले जो क्लाइंट्स हैं ये सोचते हैं कि दूसरे उनकी जो ग्रेटनेस है उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे, या इस वजह से वो रेस्टलेसनेस फील करते हैं। ठीक है, तो पैरानॉइड पर्सनैलिटी के जो क्लाइंट्स होते हैं सिंपल डिस्ट्रस्ट और डाउट की बेस पर रिएक्ट करते हैं, उनके अंदर किसी किस्म का सुपीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स है वो होना ज़रूरी नहीं है। किसी भी डिसऑर्डर का जो डायग्नोसिस है ये देना बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसको आप ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर क्राइटेरिया सिर्फ मीट कर रहा है तो आप उसका डायग्नोसिस देना शुरू कर दें। डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तमाम डिसऑर्डर का डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि करेक्ट डायग्नोसिस या इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया जा सके। हर डिसऑर्डर की अपनी यूनिक पहचान और सिम्टम्स पैटर्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्लस्टर ए का जो फर्स्ट डिसऑर्डर है वो कंप्लीट होता है, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये एक सीरियस कंडीशन है जो सिर्फ इंसान के रिलेशनशिप्स या सिचुएशन को वर्सन नहीं करती, बल्कि उसकी जो पर्सनल वेलबींग है, उसका मेंटल पीस है, उसको भी डैमेज करती है, डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन अगर डायग्नोसिस सही तरीके से दिया जाए, उसको जो ट्रीटमेंट प्लान है वो सही तरह से किया जाए, तो ये
ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर आपको या आपके आस-पास किसी को भी ऐसे सिम्पटम्स हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल देर नहीं करनी, ज़रूरी है कि आप टाइमली हेल्प सीक करें।